तो नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले लिया। ये तस्वीरें आपने देखी और अभी भी आप देख रहे हैं तस्वीर। राज्यसभा सदस्य के तौर पर, राज्यसभा सांसद के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। तो ये बहुत खास तस्वीर है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए, शपथ उन्होंने ले ली। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, तो नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। राज्यसभा सचिवालय में सांसद पद की शपथ ली। राज्यसभा सांसद पद की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई, साथ ही उनका वेलकम किया है। तो नीतीश कुमार ने ली है राज्यसभा सांसद की शपथ और इसी के साथ सरगर्मी और तेज हो गई है कि अब बिहार में सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। चूंकि आपको बता दें कि सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिला दी है नीतीश कुमार को, और यहाँ पर जो भी औपचारिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया गया है। आप देख सकते हैं हस्ताक्षर यहाँ पर से नीतीश कुमार ने किए और अब वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, और ऐसे में उनका वेलकम यहाँ पर किया गया है। तो नई पारी और अब दिल्ली की बारी है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बने हैं। राज्यसभा सचिवालय में सांसद की शपथ ली उन्होंने। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उनको शपथ दिलाई है। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस घड़ी का इंतजार था कहा जा सकता है वो नजदीक है और नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली है। सियासी सरगर्मी अब और तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पे शपथ ले ली है। शपथ प्रतिज्ञान यानी पद की शपथ और साथ ही गोपनीयता का जो प्रतिज्ञा होता है इसको लेकर और ये औपचारिकता पूरी हो गई है। पहले भी बता रहे थे कि इस तरीके से चारों सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार के बहुत गिने चुने जो नेता हैं उनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम जुड़ गया है। इससे पहले लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा, ये जो लोग हैं राजनीतिज्ञ, ये चारों सदन यानी बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, इन चारों सदन का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस कड़ी में नाम जुड़ गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और शपथ प्रतिज्ञान के साथ जो कि औपचारिकता थी, चयन तो पहले हो चुका था और इस तरीके से अब वो भी चारों सदन के सदस्य के तौर पे जाने जाएंगे। अब सवाल है कि बिहार की राजनीति में एक जो राजनीतिक बदलाव जो है वो जो दिख रहा है सामने, और पिछले कई महीनों से जो एक सबके जहन में ये सवाल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और साथ ही साथ जो समय को लेकर जो बातें चल रही थी तो वो भी समय अब करीब आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि जब यहाँ से जा रहे थे, कल सारे लोग, संजय झा से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 11 तारीख को लौटेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अब शेड्यूल में कुछ तब्दीली हुई है और आज शाम को वो पटना लौटेंगे। और इसके बाद फिर 13 तारीख के बाद से गतिविधियां जो है राजनीतिक बदलाव को लेकर जो कुछ अंदर खाने चल रहा है और लगभग बातें जो कुछ हो चुकी हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से समयानुसार मूर्त रूप देने की कोशिश जो है वो तेज हो जाएगी। और इसी कड़ी में बिहार में एक राजनीतिक बदलाव जो है वो दिखेगा। लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता की सेवा में लगातार, चाहे वो सामाजिक स्तर पे बदलाव की बात हो या राजनीतिक स्तर पे दूरदर्शिता की बात हो या फिर आधारभूत संरचना को लेकर एक जो दूर की दृष्टि होती है उसकी बात हो, तो हर मोर्चे पर अपने स्तर से उन्होंने जो लीड किया है यहाँ पे उसकी अलग अलग तरीके से लोग उसे देखते भी हैं। लेकिन जो बिहार में विकास की गति को तेजी देने को लेकर जो बात है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी नीतीश कुमार के धुर विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन इस बात को स्वीकार करेगा कि बिहार में आमूलचूल आधारभूत संरचना को लेकर और साथ ही साथ सड़क से लेकर और दूसरी सुविधा सेवा साधन संसाधन को लेकर जो एक बदलाव हुए हैं पिछले अगर 2 दशक की बात कर ले, 2005 के बाद से जब वो सत्ता संभाले हैं उसके बाद से लगातार, और उसके पहले भी रचनात्मक तरीके से उनकी भूमिका रही है। रेल मंत्री के तौर पे भी बिहार में काफ़ी कुछ उन्होंने किया। इसके अलावा सदन में सदस्य के तौर पर या फिर सांसद के तौर पे, केंद्र में मंत्री के तौर पे और कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। तो बहरहाल अब जो बिहार में एक आगे के जनरेशन यानी नई पीढ़ी जो है उनमें सत्ता हस्तांतरण की बात है। और देखिए ये जो संक्रमण काल होता है और चर्चा भी जो हम सुन रहे थे कि किन के हाथों में बिहार होगा, क्या कुछ स्थितियां होंगी,
तो अब ऐसे तो सारे तमाम जेडीयू के लोग जो है ये ज़रूर कह रहे हैं कि मार्गदर्शन और साथ ही साथ एक अभिभावक की भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी, लेकिन जाहिर तौर पे एक समय के बाद जो बदलाव होता है तो चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि खास तौर पे जो स्थानीय जो रीजनल पार्टियां होती हैं उनके सामने अगर एक आदमी जो है वो मुख्य तस्वीर में है और नीति नियंता और तमाम सारी बातें, और सेकेंड लाइन जो है उस तरीके से मजबूत न हो, या सेकेंड लाइन में समकक्ष कई सारे अगर नेता हों, तो उस बीच में एक कमान जो है सौंपना एक बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही के साथ ही साथ एक विश्वास और साथ ही साथ वो बातें जिनके नाम पर, जिनके चेहरा पर, जिनके पीछे गोलबंद लोग होते हैं, वो हो पाएगा या ना हो पाएगा, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जो एनडीए का घटक दल है, गठबंधन है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही जो एक वोट बैंक है जो 22% का, तो उसमें कोई बिखराव न हो। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम के साथ वो लोग जो हैं वो तमाम सारे चट्टानी एकता के साथ जुटे हैं, उनके साथ जो उनकी भावना जुड़ी है, साथ ही साथ एक उनको लेकर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते रहे हैं उसका प्रभाव है, और साथ ही साथ एक विश्वास और लंबे समय से जो सेवा की बात रही है वो जो भावना है। तो इन वोटों को इकट्ठा रखना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि जब बात हो रही है कि बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आएंगे तो फिर आगे की जो बातें हैं वो होनी है, और साथ ही साथ एनडीए के बैठक भी होनी है और उसमें नेता चुने जाने की बात है। तो अब बीजेपी के स्तर पर भी अंदर खाने एक होमवर्क हो रखा है, और कमोबेश ये बातें जो है जेडीयू के जो आला कमान है, नीति नियंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जो कुछ एक लोग जो गिने चुने हैं, उनके अंदर चीज़ें जो है वो पहले से हैं। अब इसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक विधि है, एक जो सिस्टम है, उसके तहत नेता चुनने की बात, प्रस्ताव होने की बात, उसके अनुमोदन की बात और सर्वसम्मति से फिर उसे चुने जाने की बात जो है ये औपचारिकता होनी है। और जाहिर तौर पे इसको लेकर भी अब समय जो है बेहद करीब आ चुका है। तो बिहार एक राजनीतिक तौर पे बदलाव के दौर से गुजर रहा है, एक संक्रमण काल जो कहते हैं वो है, और नई सरकार होगी और साथ ही साथ मंत्रिमंडल भी नया होगा। हालांकि उसमें पुराने और विश्वस्त जो चेहरे हैं उनकी भागीदारी जो है वो निश्चित तौर पे होगी, लेकिन जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से उन जो चेहरा जो है उसको तय करेंगे, और फिर बिहार की बागडोर जो है एक नए शासन के तहत यहाँ पे चलेगी, और उनके सामने। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सुनाते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करेंगे। क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर, उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। हमारे सहयोगी रजनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जहां पर एक नई पारी की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है, लेकिन दूसरी ओर अब सीएम फेस को लेकर चर्चा एक बार फिर से जोरों शोरों पर, कई ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार ने जो संघर्ष किया, जो जगह बिहार की जनता के दिल में बनाई, जो उम्मीदें बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से थी, क्या वाकई वो दूसरा जो सीएम बनेगा या फिर उस कुर्सी पर काबिज होगा, क्या वही मुकाम हासिल कर पाएगा जो सीएम नीतीश कुमार ने किया? सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज भी हर एक बिहार का शख्स यही कह रहा है
कि नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए था? देखिए, परिस्थितियों में अंतर है। अब जो मुख्यमंत्री चुने जाने हैं वो चुने जाने हैं और पहले से वो विधायक रहे हैं या किसी पद पे या फिर मंत्री के तौर पे बिहार की सेवा में लगे हुए हैं, और अब परिस्थितियां ऐसी है कि मुख्यमंत्री उनमें से चुना जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो एक लंबा संघर्ष, और साथ ही साथ चूंकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके सहयोगी के तौर पे थे, और फिर एक जो सिद्धांत को लेकर, वाद को लेकर या समाजवाद की विचारधारा को लेकर, और साथ ही साथ जो मौजूदा सत्ता था उसके विरोध में एक लोगों को गोलबंद करना, और एक बड़ी चुनौती थी जब प्रचंड बहुमत और लालू प्रसाद के जिस तरीके से जनाधार थे उनके सामने एक छोटे छोटे जो एक लोग और साथ ही साथ में चलने वाले सहयोगी और उस तरीके से विचारों को जोड़कर और एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की, और उस संघर्ष के तहत वो सत्ता में आए और 2005 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसके पहले भी कम समय के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, लेकिन कभी बहुमत साबित नहीं हो पाया, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, कभी कुछ परिस्थितियां रही, लेकिन वो संघर्ष करके और तप कर और लोगों के मन मिजाज में जगह बनाकर फिर वो सत्ता में आए हैं। अभी की जो स्थिति है, अभी भी देखिए आपकी 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट जो है वो गोलबंदी हुई है, और प्रचंड बहुमत जो है इस तरीके से और लगातार लंबे समय तक सरकार में शामिल होने के बाद, रहने के बाद, और फिर से इस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करना, ये भी कोई राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आसान काम नहीं होता है, लेकिन जनता ने भरोसा उस तरीके से दिखाया है बढ़ चढ़ कर। तो एक जनता में सर्वसम्मति से एक सहमति और उनके नाम पर मुहर लगना और वो मुख्यमंत्री होना जो सर्वग्राही है और सर्वमान्य है, और साथ ही साथ अब है कि जो हैं चुने हुए लोग उसमें से मुख्यमंत्री बनाना, दोनों में काफ़ी फर्क है। और यही वजह है कि अब जो बनेंगे उनके सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। एक चुनौती होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो कामकाज और उनके खींचे हुए लकीर हैं उस पर खरा उतरना, और उन जो तमाम दावे वादे, विकास की गति, लोगों के जनभावना, उन तमाम बातों को साथ लेकर, और साथ ही साथ जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको साथ लेकर चलना, और जो मानक है उसको कम नहीं होने देना, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती जो भी सामने में आएंगे उनके सामने होगी ही होगी। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती ये होगी कि जो अर्थव्यवस्था है, बजट का आकार बढ़ा है, नौकरियां जो है वो ज़्यादा दी गई हैं, और कुछ चुनाव से पहले भी जो जिस तरीके से चाहे वो पेंशन की बात हो या फिर बिजली 125 यूनिट फ्री देने की बात हो या फिर महिलाओं को जो पैसे 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे उसकी बात हो, तो इसको लेकर एक तरीके से कहे कि दबाव जो है वो खजाने पर रहा है। और अब आगे नौकरियां भी देने के दावे वादे हैं 1 करोड़ अगले 5 वर्षों में, तो वो भी चुनौतियां हैं। और फिर सबको कैसे समायोजित करेंगे, चाहे वो नौकरी हो, वेतन के मद में, आधारभूत संरचना के मद में, सरकार चलाने को लेकर जो दूसरे खर्चे हैं, और साथ ही साथ जो बजट में अलग अलग विभागों के प्रावधान हैं, जो ज़रूरतें हैं, और साथ ही कुछ देनदारियां भी होती हैं जो ऋण के तौर पे होती हैं। तो इन तमाम बातों के समायोजन को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर एक चुनौती जो है वो होगी आने वाले जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने, और गठबंधन को साथ लेकर एनडीए को चलने की चुनौती, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खींचे गए जो लकीर है उस पर खरे उतरने की चुनौती भी बिल्कुल एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और देखना लाजमी होता है कि अब आखिर किस तरीके से समीकरण को बिठाया जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी रजनीश। दिल्ली से राहुल मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस घड़ी का इंतजार था, कहा जा सकता है कि वो घड़ी आ गई है। अब नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन यहाँ से एक नई सियासी पारी न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए होगी बल्कि बिहार के समीकरण में जो बदलाव होने जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं अब बयार भी तय हो चुकी है। देखिए, आपने सही कहा कि एक नया समीकरण, एक नए तरीके से यदि कहा जाए कि एक
आखिर में नीतीश कुमार के बाद कौन, ये बड़ा एक सवाल यहाँ पर है। पहले इंतजार इसी का रहेगा कि उस लेगेसी को कौन यहाँ पर फॉलो करता है, और बीजेपी से यदि कोई नेता दिया जा रहा है तो आखिर में वो कौन नेता होगा जो कि यहाँ पर सीएम के तौर पर होगा। और यदि सीएम के तौर पर यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है तो आखिर में जदयू की तरफ से किसको यहाँ पर किस बात पे मानती है जदयू, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा। अब देखना ये होगा कि इसी का इंतजार रहेगा, शाम की बैठक का भी इंतजार रहेगी जो बीजेपी की बैठक होगी शाम में 6 बजे, और उसके साथ ही साथ जब नीतीश कुमार 4:30 बजे करीब में जब दिल्ली से रवाना हो रहे हैं और बिहार पहुंच रहे हैं तो उस समय उसमें देखना होगा कि वहां जाने के बाद क्या नया समीकरण यहाँ पर, सियासी समीकरण यहाँ पर चेंज होता है। कई चीज़ें हैं यहाँ पर कि आखिर में कौन होगा नेता, ये बड़ा होगा कि जिस तरीके का यहाँ, क्योंकि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं कि जब राज्यसभा के तौर पर शपथ ग्रहण के लिए जा रहे थे और उसमें तमाम जो जदयू के नेता हों, जदयू के पार्टी कार्यकर्ता हों, नेता हों, या जो अभी समय मौजूदा सरकार में मंत्री हों, सारे के सारे यहाँ पर जिस तरीके से पहुँचे हुए थे, जिस तरीके से पहुँचे, इंतज़ार यहाँ पर है, तो उससे साफ सीधे तौर पे आप समझ सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि वहाँ के जदयू कोटे के एक मंत्री से जब मैं बात कर रहा था तो वो खुद कह रहे थे कि एक बड़े नेता को हम लोग जाने देना नहीं चाहते थे, वहाँ से बिहार से दिल्ली को नहीं जाने देना चाहते थे। और यहाँ पर दूसरी बात एक और चीज़ है कि नीतीश कुमार के बेटे का आखिर में किस तरीके का यहाँ पर क्या यहाँ पर फेट रहेगा, यह भी एक बड़ा फैक्टर्स रहेगा। और जिस तरीके की यहाँ पर जमावड़ा है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देखना ये होगा कि नीतीश कुमार यहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद एक समीकरण, एक सियासी समीकरण, एक साथ ही साथ इस बात पर भी महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर में अगला क्या है यहाँ पर। और गाड़ियों का काफिला भी आप देख सकती हैं, अलग अलग कई गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं, नेता पहुँच रहे हैं। अब जबकि शपथ ग्रहण यहाँ पर ले चुके हैं, राज्यसभा का शपथ ग्रहण ले चुके हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का अगला स्टेप यहाँ पर क्या रहेगा, जदयू का अगला फेट क्या रहेगा जदयू का, ये एक महत्वपूर्ण फैसला रहेगा और एक महत्वपूर्ण समीकरण रहेगा। अब देखना इंतज़ार सभी को है कि आखिर में बीजेपी की तरफ से किसको यहाँ पर ताजपोशी दी जाती है। बिल्कुल राहुल, और जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, ना सिर्फ एक बड़ी चुनौती होगी अब बिहार की सियासत के लिए, एक बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार तो दिल्ली में अब नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो रुतबा, जो व्यक्तित्व एज अ सीएम जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उसको बरकरार रखना भी एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि अगर बीजेपी अपनी ओर से सीएम फेस लेकर सामने आती है तो वही व्यक्तित्व, वही रुतबा और वही काम करने का सलीका कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ज़रूर, मैंने इसीलिए कहा कि लेगेसी को जब जो फॉलो करेगा, वो लेगेसी को फॉलो करने वाला आखिर में कौन रहता है, ये एक बड़ा रहेगा। और आखिर में किसको यहाँ पर बीजेपी बनाती है, लेकर के सामने आती है। और उसमें पहले ही मैं कह चुका हूँ कि बीजेपी में अटकलें लगाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर तमाम नाम चल रहे हैं, उन नामों में अटकलें लगा सकते हैं हम लोग कि उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पर रखती है। तो इस लेगेसी को, जो नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आप इसका एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह वहाँ पर चौहान मजबूत नेता, फिर साथ ही साथ कद्दावर नेता, मामा उनको वहाँ पर कहते थी, जनता वहाँ पर जिस तरीके से उनको कहती थी। मुख्यमंत्री के बाद उनको हटाने के बाद मोहन यादव को वहाँ पर पदभार दिया गया। मोहन यादव को उनको लेगेसी फॉलो करने के लिए जो यहाँ शिवराज सिंह चौहान थे, उनके लेगेसी को फॉलो करने के लिए दिया गया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को जब दिल्ली लाया गया तो दिल्ली में उनको कृषि मंत्री बनाया गया है और कृषि मंत्री, बतौर कृषि मंत्री यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि नीतीश कुमार को, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद, हालांकि वो जदयू से हैं, वो गठबंधन में है, उनको यहाँ पर जब लाया जा रहा है, उनको क्या पदभार यहाँ पर दिया जाता है, किस तरीके का उनको कार्य दिया जाता है, क्या उनको किसी तरीके का कोई मंत्री पद यहाँ पर दिया जाता है, और यदि दिया भी जाता है तो कौन सा मंत्री पद दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि नीतीश कुमार को भी आगे फॉलो करके जाना है। और नीतीश कुमार का जो सक्सेसर होगा वहाँ पर, यदि बात किया जाए, सक्सेसर के तौर पर जो बीजेपी वहाँ पर बिहार में उतारेगी, कैंडिडेट को उतारेगी,
मुख्यमंत्री को बनाएगी, उसको भी उस लेगेसी को फॉलो करना होगा जिसको छोड़ करके नीतीश कुमार यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं। उसके साथ ही साथ जदयू का आखिर में अब आगे जदयू किस तरीके से रहेगा, क्योंकि एक सर्वमान्य नेता के तौर पे जदयू में नीतीश कुमार रहे हैं और यहाँ जदयू किस तरीके से वहाँ अपने आप को बचाती है, उसके साथ ही साथ कैसे अपने आप को स्टैंड करती है, खड़ी करती है और मजबूत कैसे करती है, ये सारी चीज़ें रहेगी। किस तरीके का मार्गदर्शन यहाँ से नीतीश कुमार देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि समय की गर्त में है। इंतजार सभी। चलिए ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? एक विशेष बैठक भी होने वाली है, यानी कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, कहा जा रहा है उसमें भी सीएम फेस को लेकर फाइनलाइज किया जा सकता है। देखिए, एक बात तो ये लेकर के शाम में जो बैठक होगी वो शाम में बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। उसमें 2-3 नाम के ऊपर यहाँ पर मोहर लगेगी, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ आला कमान पे ही अंतिम जो जाएगा और आला कमान पे उसके बाद वहाँ पर मोहर लगेगा और उस मोहर के बाद वहाँ विधायक दल की बैठक में उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी। अंतिम निर्णय लास्ट में ये माना जा रहा है कि बिहार में इसको लिया जाएगा जब एक महत्वपूर्ण बैठक वहाँ पर बुलाई जाएगी। लेकिन जो आज बैठक बुलाई जा रही है उसमें कुछ नामों की यहाँ पर जरूर किया जाएगा चर्चा और उसके ऊपर कहीं ना कहीं मोहर लगाया सकता है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली में किस तरीके की हलचल है ये हम देख पा रहे थे, हमारी जनता समझ पा रही थी कि अब कहीं ना कहीं जो सियासी समीकरण है नए बदलाव के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहार की अगर बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, क्या लगता है किस तरीके से सियासी समीकरण को सटीक बिठाने की कोशिश होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिल्कुल ये सारा खेल जो है वो समीकरण का है। राजनीतिक खेल सत्ता का, और सत्ता तब है जब वोट हाथ में है, और वोट हाथ तब में जब है जबकि समीकरण आपके पक्ष में है। थोड़ा सा पीछे अगर समझ ले आप या हमारे दर्शक, तो देखिए 2020 का जो चुनाव है आरजेडी को 37% वोट मिले हैं और 25 के चुनाव में भी 37% वोट मिले हैं। यानी कि जो विपक्ष है आरजेडी और साथ ही साथ उनके तमाम जो लोग हैं, तो उनके वोट में कोई कमी जो है वो नहीं हुई है। दूसरी ओर थोड़ा जो इधर इजाफा हुआ है वो, चाहे वो महिलाओं की बात हो या फिर जो पेंशन्स की बात हो या दूसरे तमाम जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो घर से बाहर नहीं निकलते वो निकलकर वोट दिए हैं। तो ये एक एज जो है मिला जिसका परिणाम इतने प्रचंड बहुमत के तौर पे सामने आया। तो अगर 5-7% वोट, अगर 42-43%, अगर 37 में 5 जोड़ दे, अगर 5-6%, तो फिर विपक्ष जो है बहुत मजबूत स्थिति में हो जाएगी। तो इन वोट बैंक को समेट कर रखना और समीकरण के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि बिहार की सत्ता तो एनडीए के हाथ में है, इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई इसमें संशय की भी बात नहीं। तो अब जो बात है वो ये है कि 2029 में 40 सीटें जो बिहार की है उसमें कैसे वो 40 की 40 सीटें हासिल हो। चूँकि 40 में 39 सीटें जो एनडीए घटक दल है वो हासिल करके दिखा चुकी है। तो लिहाजा सबसे महत्वपूर्ण है कि 2029 में ये जो समीकरण है, चेहरा कोई वैसा हो जिसमें कि वो समीकरण को साधा जा सके, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो जुड़े हुए वोट बैंक है, समीकरण है सामाजिक स्तर पे, उसमें कोई बिखराव बिल्कुल रत्ती भर का न हो। ये एक बड़ी चुनौती है और जो भी मुख्यमंत्री होंगे इस बात को ख्याल में रखकर, ध्यान में रखकर ही तय किया जाएगा कि जो समीकरण है सामाजिक स्तर पे उसमें रत्ती भर का फर्क न पड़े, कुछ अलग से जुड़ जाए वो अलग है, लेकिन उसमें कोई कमी न हो। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को लेकर आज की जो बैठक होनी है, तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के, साथ ही साथ जो बीजेपी के नीति नियंता है, साथ ही संगठन के लोग हैं, उनके अपने फीडबैक और तमाम सारी बातें हैं। तो एक कि जो कौन आगे लेकर चल सकता है, जिनमें कैपेबिलिटी है, जिसको सर्वग्राही और सर्वमान्य तरीके से कोई समस्या न हो जो लीड करने में। और साथ ही यहाँ पे एक जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं कि हर कोई जो ये कहता है कि बिहार में अफसरशाही हावी है, तो अफसरशाही पे भी वैसे नेता हों जो उन पे नकेल रख सके और उनसे बढ़िया तरीके से काम करवा सके। विधि व्यवस्था को मेंटेन रखना भी एक चुनौती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो सामाजिक समीकरण है उसमें वो चेहरा जो है वो फिट बैठता हो, और वही बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो तय किया जाएगा।
और दूसरी बात, जहां तक घोषणा की जो बात है, जो प्रभारी यहाँ पे आएंगे उन तक को कानों कान खबर नहीं होता है कि चेहरा कौन है, और छोटा सा पुर्जा जो है अंदर से दिया जाएगा जिसको कि वहाँ पे पढ़ना है कि भाई ये नाम है। हम बता दें कि इससे पहले जब प्रभारी बनकर यहाँ पे आए थे और जब सरकार बनी थी इससे पहले की, और सुशील मोदी तब जिंदा थे, सुशील मोदी जो है प्रभारी के साथ सीएम हाउस जा रहे थे, लेकिन तब तक सुशील मोदी को भी नहीं पता था कि कौन बनने जा रहे हैं डिप्टी सीएम और कौन होंगे। और जब पुर्जा उन्हें दिया गया सीएम हाउस में उतरते समय कि आपको बनना नहीं है, आपको ये नाम प्रस्तावित करना है, ये नाम रखना है, तो ये बीजेपी में रहा है पहले से कि कहीं कोई नाम वो इस तरीके से आ जाते हैं, लेकिन वो जो नाम है वो नाम सामाजिक हमेशा बीजेपी अपने साथ रखती है, और यही वजह है कि तमाम कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन विराम तभी लगेगा जब तस्वीरें साफ हो पाएगी। रजनीश, राहुल, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने